Jai Hind students. Today's topic is challenges of nation building. हमारे नेशन को बिल्ड करने के लिए या किसी भी नेशन को बिल्ड करने के लिए चैलेंजेस क्या क्या होते हैं वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इंडिया की। जब हमारा देश आजाद हुआ तो वहां पे किस तरीके के चैलेंजेस सामने आए इंडिया को बिल्ड करने के लिए। तो ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट है और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑल्टरनेटिव ईयर्स में या लगभग लगभग 2 या 3 साल में हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है। तो इसका पहला इसका ऑप्शन है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। सबसे बड़ा जो इशू था वो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने का था। सेकंड था क्रिएटिंग अ यूनिफाइड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पूरा एक यूनिफाइड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है। तीसरा था पार्टीशन का जो इशू हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए थे। चौथा ये है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, नेगोशिएशन विद प्रिंसली रूलर्स। जो प्रिंसली रूलर्स थे उनको इंटीग्रेट करना, प्रिंसली स्टेट्स थे उनको एक साथ लेकर के आना। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। द डिमांड फॉर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पेक्ट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटीज led to the State Reorganization Act of 1956. आंध्रा was created for तेलुगु speakers। अब देखिए जो रिऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट का तो उसकी डिमांड, कुछ लोगों की डिमांड ये थी कि हमारी जो लैंग्वेज है उसी के बेसिस पे स्टेट्स को बनाया जाए। ठीक है। तो यहाँ पे पहले जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही थी तो पहले उन्होंने इस चीज को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, बिल्कुल नकार दिया कि हम स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनाएंगे। इसलिए 14 स्टेट थे, फिर धीरे धीरे उन स्टेट को डिवाइड करते गए। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे बड़ा जो चैलेंज सामने आ रहा था इंडियन गवर्नमेंट के, जो वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट थी, कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज कैसे करना है। दूसरा है क्रिएटिंग अ यूनिफाइड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब देखिए इंडिया जो है जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल और नागालैंड तक एक डाइवर्स कंट्री है। हमारे यहाँ डाइवर्स कल्चर है, चाहे हम आर्ट्स की बात करें, चाहे डांस फॉर्म की बात करें, चाहे खाने की बात करें या क्लॉथिंग की बात करें, सब कुछ डिफरेंट है। सॉरी, रिलीजियस आइडेंटिटीज भी डिफरेंट डिफरेंट है। साथ ही साथ हमारी जो लैंग्वेज है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, यूनिफाइड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बनाना सबसे बड़ा चैलेंज था। तीसरा चैलेंज था पार्टीशन। अब पार्टीशन हुआ था तो अब इस यहाँ पे जो मुस्लिम मेजोरिटी इंडिया में थी, जैसे पंजाब के कुछ रीजन्स में मुस्लिम मेजोरिटी रहा करती थी, वो यहाँ से निकल के पाकिस्तान गए। ठीक है। और वो रीजन में जो सिख मेजोरिटी थी वो वहां से इंडिया वापस आए। ठीक है। अगर मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में भी यही सीन था कि बंगाल को डिवाइड किया गया था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट बंगाल के फॉर्म में। तो हिंदू माइनॉरिटी थी और जहाँ पे तो वहां से वो माइग्रेट करके इंडिया आए, जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी थी वो यहाँ से माइग्रेट करके ईस्ट पाकिस्तान चले गए। तो इंडिया गॉट फ्रीडम बट इट वाज पार्टीशन। इंडिया को आजादी तो मिली लेकिन पार्टीशन के फॉर्म में। मिलियंस ऑफ पीपल माइग्रेटेड अक्रॉस द न्यूली ड्रॉन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, लेट्स टू chaos, वायलेंस, राइट्स एंड लॉस ऑफ लाइफ। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे chaos हुए। ठीक है। बहुत सारे लोगों को मारा गया, बहुत सारे वीमेन को मारा गया, बच्चों को मारा गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हिंदू के साथ हुआ, या सिख के साथ हुआ, ये मुस्लिम के साथ भी हुआ। चौथा है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। सबसे बड़ा चैलेंज था। आजाद होने के बाद हम पार्टीशन को भी समझ चुके थे, पार्टीशन को भी हमने झेल लिया। यूनिफाइड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की भी हमने बात कर ली, फंडामेंटल राइट सभी को दे दिए, शेड्यूल कास्ट को भी राइट दिए हमने, ट्राइब्स को भी दिए, स्टेट को भी रीऑर्गेनाइज कर लिया, धीरे धीरे रीऑर्गेनाइज कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू चल रहा था उस टाइम पे वो था दैट वाज प्रिंसली स्टेट को रिकॉग्नाइज करना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, 560 स्टेट्स को ज्वाइन करवा दिया। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जैसे जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और भोपाल। इन सब की रियासत को ज्वाइन करवाने में थोड़ा सा टफ फेस था इनके वल्लभ भाई पटेल जी के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे कश्मीर कश्मीर का इशू है वो हम अलग लेक्चर में बात कर लेंगे, हैदराबाद की बात कर लेंगे। ये था। फिर अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में। द अकोमोडेशन ऑफ रीजनल डिमांड एंड द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वर आल्सो सीन एज मोर डेमोक्रेटिक, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी से मिलता है, एक्सप्लेन द थ्री चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया जब आजाद हुआ उस टाइम पे इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हाईलाइट एनी थ्री प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस रिलेटेड टू द डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन। इस तरीके से हमारे पास तीन क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज नॉट मेयरली ए पॉलिटिकल अचीवमेंट
but also diplomatic success justify the statement. So we will discuss one by one. So the first question is, accommodation of regional demand and the formation of linguistic state were also seen as more democratic. Justify the statement. We will write the answer such way. There are two arguments: positive impact on democratic politics, uniform basis for state boundaries. देखिए, पॉलिटिक इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में? द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट over the past 60 years has positively and constructively shaped India's democratic politics by making governance more inclusive and representative of regional identities. अब देखिए होता क्या है कि इन्होंने जब स्टेट को डिवाइड किया लैंग्वेज के बेसिस पे, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारी डेमोक्रेटिक्स पे, हमारी पॉलिटिक्स पे। ठीक है, हम देख सकते हैं कि 60 सालों में जैसे हमने बम्बई से दो स्टेट बनाए। एक गुजरात स्टेट बनाया जो गुजराती लोग थे, गुजराती बोलते थे उनके लिए, और एक मराठी बोलते थे उनके लिए स्टेट बनाया महाराष्ट्र। सेम वे आंध्र प्रदेश को हमने डिवाइड सेपरेट किया था तमिलनाडु से, तो वहां पे जो तेलुगु बोलते थे उनके लिए आंध्र प्रदेश बना दिया गया, और यहाँ पे जो तमिल बोलते थे उनके लिए तमिलनाडु बना दिया गया। ऐसे ही 2013 में हमने क्या किया, तमिलनाडु से सॉरी आंध्र प्रदेश से हमने एक और स्टेट अलग कर दिया, तेलंगाना। ठीक है, इस तरीके से स्टेट्स हमारे धीरे धीरे अलग हुए और उनको एक आइडेंटिटी मिली। और सबसे अच्छी चीज ये रहती है कि उसको एडमिनिस्ट्रेट कर पाना, गवर्नेंस वहाँ की अच्छी कर पाना, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। यूनिफॉर्म बेसिस फॉर स्टेट बाउंड्रीज, लैंग्वेज बिकम अ यूनिफॉर्म एंड लॉजिकल बेसिस फॉर ड्राइंग स्टेट बाउंड्रीज। लैंग्वेज क्या हो जाती है? लैंग्वेज एक यूनिफॉर्म आइडेंटिटी बन जाती है लोगों की, जिस एरिया में वो रह रहे होते हैं, और उसी के बेसिस पे स्टेट बाउंड्री को ड्रॉ किया जाता है। एंड दिस हेल्प इन बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, ये हेल्प करता है उनको बेटर एडमिनिस्ट्रेशन में, साथ ही साथ उनके कल्चर को प्रमोट करने में, उनके लिंग्विस्टिक हेरिटेज को दिखाने में। नेक्स्ट, यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी, the accommodation of linguistic and regional demands has helped unite the country by providing a platform for diverse communities to express their aspirations, leading to greater national cohesion rather than disintegration. चौथा ऑप्शन है, strengthening democracy through regional aspirations. Fulfilling regional aspiration strengthens democracy by giving people a sense of belonging and empowerment. Accommodating regional demands has proven to be a key factor in making Indian democracy more inclusive and successful. So we will move towards next question. The question is, explain any three challenges faced by India at the time of independence. क्या क्या challenges थे? तो हमने already यहाँ पे चार challenges को mention किया हुआ है: creating a unified political structure, partition, reorganization of state और established democracy. तो यहाँ पे हम इस चीज को देख लेंगे। Challenges to shape a nation, नेशन को शेप कैसे देना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी थी, तो उन सबको एक यूनिटी यूनिफाई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में लाना। ठीक है, जो स्टेट्स थे, स्टेट्स अलग अलग थे, प्रिंसली स्टेट्स अलग अलग थे, उनको में एक साथ लाना। तो मेंशन किया है, चैलेंजेस टू शेप अ नेशन, इंडिया वाज डिवाइडेड अमंग वेरियस स्टेट्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हेंस अ ग्रेट चैलेंज अरोज टू यूनिफाई एंड इंटीग्रेट कंट्री into one bond. Sardar Patel took upon himself to integrate these states either wishfully or diplomatically, to be completed into different stages. Second point we will mention, to establish democracy, India constituted representative democracy based on parliamentary form of government, and it was a great challenge to develop these democratic parties in the nation. Third point we will mention, to ensure economic development for well-being of society and to achieve welfare goals with the help of effective economic policies and eradication of poverty and employment. We will heading towards third question. Highlight any three problems faced by Government of India immediately after the independence related to displaced population. सॉरी, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि तीन प्रॉब्लम को हमें बताना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेस की थी उस टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जब पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो रही थी, पॉपुलेशन माइग्रेट हो रही थी। अब एक चीज समझिए, जब पॉपुलेशन माइग्रेट होगी तो सबसे बड़ा इशू आएगा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जाएगी कैसे, और वहां से जो पॉपुलेशन आ रही है वो यहाँ पे रहेगी कैसे। ठीक है, उसके खाने पीने का अरेंजमेंट करना, उसको स्टे करने का अरेंजमेंट करना, ये सारा का सारा गवर्नमेंट को देखना था। सो वी विल मेंशन, we will see three problems faced by government of India after the independence. First is the population of India led to a large migration of people from Pakistan to India. अब यह जो population थी, एक बड़े अमाउंट में पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के इंडिया आई थी, और इसकी वजह से क्या हुआ, रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया इंडिया में। यही सेम हुआ था 1970 में, जब बांग्लादेश का क्रिएशन हो रहा था, बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहे थे, तो वहां से बंगाली पीपल इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में इंडिया में एंटर कर गए थे। These people had to leave behind their homes, resources, and their livelihood due to migration. Second point,
The government of India had a stupendous task to rehabilitate these refugees and provide them with settlements. जैसा मैंने डिस्कस किया कि उनको रहने के लिए सेटलमेंट्स की जरूरत थी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए थे, खाने पीने की चीजें चाहिए थी, और साथ ही साथ फाइनेंशियल रिसोर्स इसलिए चाहिए था कि ताकि वो यहाँ पे रह करके अपना काम कर सके। इट वॉज अ बर्डन ऑन द ट्रेजरी ऑफ इंडिया, और ये सबसे बड़ा बर्डन हुआ भारत सरकार के खजाने के ऊपर, क्योंकि उन सबको जो एक अपना इकोनॉमी को, अपने ट्रेजर को, अपने फंड को, अपने रेवेन्यू को किसी एक अच्छी जगह लगा सकते थे, एग्रीकल्चर में लगा सकते थे, तो उन्होंने वो वहां पे रेफ्यूजीज के ऊपर खर्च किया। Another issue faced by government was the problem of law and order, as there was chaos in the nation and violence was also prevalent in the country. The government had to fight on administration as well as economic fronts in managing the refugee crisis. Next question is, the integration of princely states was not merely a political achievement but also a diplomatic success. Integration जो था princely states का कोई political achievement के साथ साथ एक diplomatic success भी थी, इसको मैं justify करना है। जैसे हम देख सकते हैं 2019 में वी रिमूव आर्टिकल 370 फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर। So here we will mention the integration of princely state was both a political masterstroke and diplomatic coup, especially considering the scale and diversity of the challenge. Peaceful persuasion. Most states were brought into the union through peaceful negotiation. देखिए, जैसा मैंने पहले स्लाइड में डिस्कस किया, वहां पे मैंने बताया कि लगभग 560 प्लस स्टेट्स जो थी, या बोल सकते हैं 500 स्टेट्स जो थी, 500 प्लस स्टेट्स को आसानी से लाया गया, कुछ स्टेट्स को छोड़कर, जैसे कश्मीर हो गया, आपका जूनागढ़ हो गया, भोपाल हो गया, हैदराबाद हो गया, इनमें थोड़ा सा नेगोशिएशन ज्यादा करना हार्ड हो गया। ठीक है, आर्म फोर्सेस को भेजा गया, कुछ फिजिकल फोर्सेस भी अप्लाई किए गए, लेकिन अदर देन दीज 4-5 स्टेट्स यहाँ पे पीसफुली नेगोशिएट हो गया। Not forces, this showed diplomatic maturity. Next, instrument of accession. A flexible legal instrument was used. अब यहाँ पे flexible instrument यूज किया गया, इसमें इन्होंने बोला कि आप एक्सेस कर दीजिए, लेकिन वी विल गिव यू सम स्पेशल एडवांटेज, और वी विल गिव सम स्पेशल स्टेट्स टू स्टेटस ऑफ स्टेट, यानी कि हम स्टेट को स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं, उससे आप अपना काम आसानी से कीजिए। जैसे कश्मीर को उन्होंने स्पेशल स्टेटस दिया था। A flexible legal instrument was used, that was instrument of accession, allowing states to retain autonomy in internal matters initially. This showed strategic compromise. Uh, just a minute. Huh. Third point is respect for rulers. Rulers were assured privileges and privy purses, maintaining their honor, which encouraged voluntary accession. हाँ, तो प्रिवी पर्स की यहाँ पे बात हो रही है। रेस्पेक्ट फॉर रूलर्स में मैंने बताया कि रूलर्स पर एश्योर्ड प्रिविलेजेस एंड प्रिवी पर्सेस, मेंटेनिंग देयर ऑनर विच इनकरेज वॉलंटरी एक्सेशन। प्रिवी पर्स क्या होता है कि एक ये गारंटी मिल जाती है रूलर को कि आपको ये हम एक अमाउंट पे करेंगे, ठीक है, और इस ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। यूज ऑफ फोर्स एज अ लास्ट रिजॉर्ट। अब फोर्स का जो यूज हुआ वो लास्ट रिजॉर्ट है, यानी कि लास्ट मोमेंट पे यूज हुआ। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो यहाँ पे मैं इस चीज को मेंशन नहीं करना है, बस हम एक एग्जांपल के फॉर्म में बता रहे हैं कि जब उन्हें लगा कि जब ये स्टेट्स नहीं मान रहे, तब उन्होंने फिजिकल फोर्स को अप्लाई किया, आर्मी वगैरह को भेजा। ओनली अ फ्यू केसेस लाइक हैदराबाद रिक्वायर्ड मिलिट्री एक्शन एंड इवन दोज वर क्विक एंड लिमिटेड, अवॉइडिंग लार्ज स्केल bloodshed. Preserve India's global image, managing the complex process largely through diplomacy, projected India as a responsible and peaceful nation in the global community. Hence, while political will was critical, it was Patel's statesmanship and VP Menor's administrative skill that made the integration of such a vast number of states largely peaceful and successful. So, thank you so much. We will meet in next class.